कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं कमल कुमार कौटिल्य एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि रोजाना शाम को 7 बजे एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम उपस्थित होते हैं। देश विदेश में घटित प्रमुख घटनाओं को लेकर हम उपस्थित होते हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है और कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में। पर इसमें मेरे द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, उन युद्धों पर मैं एक सीरीज लेकर आया हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा कि आज हम किस युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन युद्धों को हम कहानी के माध्यम से देखेंगे पूरा का पूरा, और उसी में से आपकी चीजें तैयार हो जाएगी। तो आज हम हल्दी घाटी को पढ़ने वाले। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के मध्य हुआ था। तो ऐसा कुछ बदलाव मेरे द्वारा किया गया है। एक चीज मैं आपसे चाहूंगा कि इसमें आपको फीडबैक देना है कि क्या आप ऐसी ही युद्ध सीरीज आगे कंटिन्यू चाहते हैं। तो सीक्वेंस में फिर भारतीय इतिहास में जो भी युद्ध हुए हैं उन पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में हुआ था। देखिए, हम सबको पता है कि जून 1576 में यह घटना घटित होती है, लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या कहानी रही है, क्योंकि इतिहास में बिना कारण कुछ भी कोई नहीं होता है। ठीक है, बिना कारण के कुछ भी घटित नहीं होता है। अब क्या चित्तौड़ पर अकबर का यह पहला आक्रमण था? नहीं। इससे पहले 1567-68 में जब महाराणा कौन थे, उदय सिंह द्वितीय जी, उनके समय में भी अकबर ने वहां पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर अधिकार भी हो गया था और लगभग 300 से ज्यादा रानियों ने वहां पर जौहर किया था। जौहर के बारे में आप समझते होंगे, राजपूतानी में प्रथा है एक, जिसमें जो रानियां हैं आग में अपने आप को समर्पित कर देती है और जो दुश्मन थे उनसे अपनी रक्षा करती थी। आप सभी को पता है कि राजपूताना का भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने कभी भी अपने प्राणों को न्यौछावर करने में संकोच नहीं किया है। पूरा राजपूताना अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें से मेवाड़ अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया जिन पर भारत को आज भी गर्व है और हमेशा रहेगा। जैसे कि मैं कुछ शासकों की बात करूं तो वीर राणा हम्मीरदेव, उनके बाद राणा कुंभा, राणा सांगा, फिर उदय सिंह, और अंत में बात करूं तो महाराणा प्रताप, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न यह खड़ा होता है कि महानता की परिभाषा क्या है, क्योंकि जिस इतिहास को हम पढ़ते हैं, जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, उसमें क्या बताया गया है कि अकबर महान था। लेकिन जिस अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके वहां के 30,000 निर्दोषों को मारा, वहां पर लगभग 300 रानियों ने जौहर किया, क्या वह महान हो सकता है? और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के बाद में, सब कुछ छीन जाने के बाद भी जंगलों से युद्ध जारी रखा और 20 सालों तक मेवाड़ की जनता की रक्षा की और अपने स्वाभिमान को बचाए रखा। तो महान किसे की कहा जाए, ये आज हम इस युद्ध के माध्यम से जानने वाले हैं। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए राजमहल को छोड़ना उचित समझा, जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक तरफ आप देखेंगे कुछ राजपूत शासक हुए जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और ठाट बाट से रहे, मजे किए, क्योंकि कह सकते हैं कि उन्होंने कभी भी देश के लिए कुछ किया नहीं और ऐशो आराम में जिंदगी बिताई। लेकिन एक तरफ महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने घास की रोटियां खाई, जंगलों में रहे, लेकिन कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो आज ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी लगेगी। इसी दौरान कुछ पंक्तियां आपके लिए है कि सूरज का तेज भी फीका पड़ता था, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था, जब राणा मस्तक ऊंचा करता था, थी उसमें कुछ बात निराली कि अकबर भी उससे डरता था। अकबर क्यों डरता था? आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कभी भी अकबर उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। उसकी कहानी क्या थी, कहानी मैं आपको बता देता हूं। जब अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती से, उसको संतान नहीं हो रही थी, तो वहां पर जब वो जाता है तो वहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती उससे बोलते हैं कि तू मेवाड़ को जीत लेगा, चित्तौड़ पर तो अधिकार कर लेगा, लेकिन कभी भी महाराणा प्रताप को तू जीत नहीं पाएगा।
और एक बात याद रखना कि कभी भी महाराणा प्रताप के सामने मत चला जाना, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। इसीलिए आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है मुगलों और राजपूतों के बीच में, उसमें कभी भी अकबर नहीं आया। उसमें कौन आया था? उसका सेनापति मानसिंह, जो कि कछवाहा राजपूत थे, जिनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे अकबर ने, और यह कहीं ना कहीं उसकी रणनीति का हिस्सा था। तो आज की कहानी की शुरुआत जो होने वाली है वो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से होने वाली है। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, उसको जान लेते हैं। एमपीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 24 अप्रैल को आपका एग्जाम होना तय है। इसी सीरीज में कौटिल्य एकेडमी आपके लिए लेकर आया है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। यह क्लासेस प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी अप्रैल में होने जा रही है उसको टारगेट करते हुए बनाई गई है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा जो आपका 25 जुलाई को एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट भी हाल फिलहाल 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके लिए भी जो मुख्य परीक्षा होनी है आपकी 2022 में, इसको टारगेट करते हुए भी कोर्स उपलब्ध है। आप इनसे जुड़ सकते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं, यानी कि दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। नवीनतम परीक्षा पैटर्न जो आपका सिलेबस चेंज हो चुका है उसके आधार पर बनाए गए हैं। डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ है ना, आपको पता है कि करंट अफेयर्स एक अहम भूमिका निभाता है मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में, तो इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर उपलब्ध होगी। और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज कौटिल्य एकेडमी की शुरू हो चुकी है, तो आप इनसे जुड़ के अपनी तैयारी को एक गति प्रदान कर सकते हैं। इन सभी की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कौटिल्य एकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से कौटिल्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से। देखिए कहानी क्या थी, पूरी कहानी को समझने का प्रयास कीजिए, आपको यहाँ बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। ठीक है, दिन था फरवरी 1972, 28 फरवरी 1972 का। ठीक है, पूरा सीक्वेंस में मैं आपको बता देता हूं। 28 फरवरी 1972 इस दिन राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, जो कौन थे? महाराणा प्रताप के पिताजी। राणा उदय सिंह द्वितीय की 3 पत्नियां थी। ठीक है, अब तीनों के नाम अपने को याद नहीं रखना है, 2 के याद रखिए। एक थी धीरबाई, और एक थी ये भटियाणी रानी थी, है ना, भटियाणा राजवंश से संबंध रखती थी। एक थी जयवंताबाई। अब इनका जिक्र क्यों हो रहा है? राजवंशों में एक परंपरा पाई जाती थी कि जब भी राजा की मृत्यु हो जाती है तो अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? बड़ा बेटा। यहाँ पर जो जयवंताबाई है उदय सिंह की रानी, इनके बेटे थे कुंवर प्रताप। देखिए अभी राजा नहीं बने हैं तो अपन इनको कुंवर प्रताप कह के संबोधित करेंगे। दूसरी है धीरबाई। धीरबाई के बेटे हैं जगमाल, ठीक है, जो कि छोटे हैं उम्र में। धीरबाई से राणा उदय सिंह को विशेष प्रेम था, यानी कि इनसे अधिक प्रेम करते थे। और धीरबाई की यह मंशा थी कि अगला राजा कौन बने? उनका बेटा जगमाल। तो उदय सिंह के द्वारा अपना अगला उत्तराधिकारी किसको नियुक्त कर दिया गया? जगमाल को। यह किसी को पता नहीं था। तो यहाँ पर जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो जो राजपूताना के जितने भी सरदार थे वो वहां पे उपस्थित होते हैं। इनमें एक परंपरा ये पाई जाती है कि जब राणा का अंतिम संस्कार हो रहा होता है वहां पर जो अगला राणा बनेगा वो उपस्थित नहीं होता है। तो कुंवर प्रताप तो यहाँ पर उपस्थित थे, इनको राजगद्दी से कभी मोह नहीं रहा है, तो ये यहाँ पर उपस्थित थे बड़ा बेटा होने के बाद भी। तो अन्य जो सामंत वहां आए हुए थे उनसे पूछा गया सरदारों के द्वारा कि जगमाल कहाँ है। जैसे कि मेवाड़ी में बताऊं तो बोला कि जगमाल को न दिखो, जगमाल किथे है। तो सामंतों के द्वारा बताया गया कि आपको पता नहीं कि स्वर्गीय राणा उदय सिंह जी के द्वारा अगला राणा किसको बना दिया गया है? जगमाल को। तो सभी सरदारों में हड़कंप मच जाती है कि ये कैसा नियम है? नियम तो यह कहता है कि जो बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, और अगर दोनों की तुलना की जाए तो कुंवर प्रताप ही जो है योग्य है, और अगर अयोग्य है तो इसके कारण बताओ। जगमाल में योग्यता नहीं है। इनमें एक राजपूत सरदार थे जिनका नाम है कृष्णदास चुड़ावत। कृष्णदास चुड़ावत, जो चुड़ावत राजपूत थे, अगला राणा कौन बनेगा यह निर्धारित करने में इनकी अहम भूमिका होती थी। तो ये सभी सरदार कृष्णदास चुड़ावत के पास पहुंच जाते हैं कि हुक्म, जैसे कि राजस्थानी क्या बोलते हैं, हुकुम बोलते हैं ना सम्मान के लिए, कि हुकुम ये कैसा न्याय है? अगला राणा तो प्रताप को होना चाहिए, जगमाल को बना दिया है। तो कृष्णदास चुड़ावत वहां अंतिम संस्कार में आते हैं और वहीं पर तलवार फांद के, जो तलवार होती है इनकी, तलवार फांद के कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर देते हैं। यानी कि अब कुंवर प्रताप कौन बन गए हैं? महाराणा प्रताप। ठीक है,
पद चेंज हो चुका है। यहां से ये पहुंचते हैं अपने अगले किले। कौन सा किला था? कुंभलगढ़, जो कि ये महाराणा प्रताप का ही था। तो वहां पर जगमाल राजगद्दी पे उनका अभिषेक हो रहा होता है, राज्याभिषेक हो रहा होता है। कृष्णदास चुड़ावत और अन्य सरदार जो है अंतिम संस्कार के बाद गोगुंदा में अंतिम संस्कार हो रहा होता है, वहां से कुंभलगढ़ पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ से उठिए, जो राणा के परिवार वाले हैं वो सामने बैठेंगे, गद्दी पर जो है महाराणा बैठेंगे। तो जगमाल आश्चर्यचकित कि महाराणा तो मैं हूं। तो सरदारों के द्वारा ये कहा गया है कि महाराणा आप नहीं हैं, महाराणा उदय सिंह जी के जो बड़े बेटे हैं कुंवर प्रताप, अब अगले महाराणा वो बनेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सम्मान को ठेस पहुंचती है जगमाल की, और जगमाल यहाँ से पहुंच जाता है अकबर के पास। ठीक है, ये कुछ कहानी पीछे की शायद आपको नहीं पता होगा। और अकबर से बोलता है कि तुम अगर मुझे चित्तौड़ की गद्दी प्राप्त करवाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब अकबर तो 1567 से खुन्नस खा के बैठा था कि चित्तौड़ पर अधिकार करना है, तो उसको तो एक मोहरा मिल गया। यानी कि यूं कह सकते हैं कि इतिहास में जयचंद कहते हैं ना कि जयचंदों के द्वारा जो है युद्ध हारे हैं, ये भी उन्हीं जयचंदों में से एक था। यहाँ पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है, महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा बन चुके हैं। अकबर द्वारा उसको जगमाल को जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा के पास है वहां की जागीर प्रदान कर दी जाती है, और कुछ समय बाद यानी कि थोड़ा सा देखें अपन की 1583 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो चुका है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं मेवाड़ की, तो मेवाड़ अभी तक लगभग 3 युद्धों को झेल चुका था, 1527, 1535 और 1567-68 उदय सिंह जी के समय पे। ठीक है, और ये राणा सांगा के समय पे। तो यानी कि सैनिक शक्ति का कहीं ना कहीं हास हो चुका है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सैन्य शक्ति भी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर महाराणा प्रताप को विरासत में क्या मिला है? अकबर से दुश्मनी। अब 2 चीजें इनके समक्ष थी, या तो अन्य राजपूत राजाओं के जैसे अधीनता स्वीकार कर ले, जैसे कछवाओं ने की थी जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ करके, ऐसे अधीनता स्वीकार कर लो, है ना। और जो राजपूताना का सम्मान अभी तक चला आ रहा है, जो आन बान शान इनकी थी, उनको मिट्टी में मिला दे। दूसरा था कि स्वाभिमान की रक्षा करे, कभी झुके नहीं। और महाराणा प्रताप ने दूसरा रास्ता चुना, जो कहीं ना कहीं कांटों से भरा हुआ था, लेकिन कभी भी झुके नहीं। अब इन्होंने क्या किया? इनको पता था कि अकबर से युद्ध तो होना तय है, अब क्या किया जाए? तो इन्होंने क्या किया कि 1572 में जब ये राजा बने तो इन्होंने सैन्य भर्ती करना शुरू कर दी। जैसे वर्तमान में आर्मी की भर्ती होती है, वेतन भी मिलता है, सारी चीजें, है ना। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है कि देश के लिए लड़ने कौन जा सकता है, इतनी अंदर ताकत भी तो होना चाहिए। तो ऐसे वीर सैनिकों की भर्ती इन्होंने करना शुरू कर दी और अपने यूं कहें कि सैन्य संगठन को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस कोर्स का पूरा एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के साथ लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एमपीपीएससी मेंस का पूरा सिलेबस नए पैटर्न के आधार पर कवर कराया जाएगा। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए स्पेशल क्लासेस मिलेगी, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग अलग बैचेस मिलेंगी। यही एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल करें। यहाँ अकबर जो कि 1567-68 में यहाँ पर आक्रमण कर रहा था, अब उसकी नीति में बदलाव आ चुका है। उसको पता है कि मैं महाराणा प्रताप से कभी जीत नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया कि यहां से दोस्ती के हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए। और वो किस तरीके से, वो हम देखने वाले हैं कि उसने क्या किया कि शांति अभियान भेजना शुरू कर दिए। शांति अभियान में क्या किया उसने कि सबसे पहले अपने एक वफादार जलाल खान को उसने भेजा, जलाल खान नामक व्यक्ति को। ठीक है, ये महाराणा प्रताप से मिलने आया। अब महाराणा प्रताप को इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर गलत व्यवहार करेंगे तो युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाएगी, अच्छा व्यवहार करेंगे, ऐसे ही टालम टोली करके भेज देंगे तो युद्ध टल जाएगा। तो इन्होंने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया और इसको भेज दिया। अकबर समझ चुका था कि कहीं ना कहीं ये मुसलमान है, इसलिए जो है महाराणा प्रताप के द्वारा इससे बातचीत नहीं की गई, इसको भेज दिया। अब उसने अपने तुरुप का इक्का निकाला। तुरुप का इक्का कौन था? मान सिंह। ठीक है, कौन था? मान सिंह, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मान सिंह आ रहा था दक्षिण के अभियानों से लौट के। ठीक है, ये दक्षिण के अभियान इधर से लौट के मान सिंह आ रहा था, तो मान सिंह को उसके द्वारा भेजा गया। और यहां पर मान सिंह पहुंचा तो इनकी मुलाकात तय हुई उदय सागर झील पे, कि झील पे शाम को महाराणा प्रताप के साथ भोजन है, यहाँ पर बातचीत होगी। लेकिन क्या होता है कि महाराणा प्रताप तो इससे मिलना नहीं चाहते
और ये मानसिंह भी जानता है। ठीक है, फिर भी शाम को भोजन की तैयारियां हुई और शाम को भोजन करने बैठे और यहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपने बेटे कुंवर अमर सिंह को भेज दिया। कुंवर अमर सिंह जब आया तो मान सिंह ये समझ चुका था कि महाराणा मुझे कहीं ना कहीं विधर्मी समझते हैं क्योंकि मैं मुगलों के साथ मिल चुका हूँ, तो मेरे साथ भोजन नहीं करना चाहते हैं। एक निवाला उसने लिया और फिर कुंवर अमर सिंह से प्रश्न किया कि राणा जी कौन दिखा, राणा जी क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह के द्वारा बोल दिया गया कि वो राणा जी को थोड़ा सर दर्द कर दियो है तो वो नहीं आए। मतलब ये थोड़ा सा मेवाड़ी का बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से। तो मान सिंह समझ चुका था कि सरदर्द क्या है, कि मेरा मुगलों के साथ मिल जाना। और यहीं पर पास में खड़े हुए सरदार ने ये कह दिया कि अगली बार आए तो अपने फूफा को भी ले आना। फूफा कौन? अकबर। तो यहाँ पर और अंदर ज्यादा मतलब ऐसे कि गुस्सा आ जाता है उसे, तो वहां से वो लौट जाता है। लेकिन फिर भी एक दो अभियान और आए, जैसे कि कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मान सिंह के बाद इसके पिताजी भगवान दास आए, यह भी असफल रहा। इसके बाद टोडरमल जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे, यह भी आए, तो यह भी असफल रहा। देखिए असफल किस तरीके से किया गया, जैसे कि आपके घर में कोई भी जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, लड़का हो या लड़की, जब घर में शादी की बात चलती है और घर वालों के द्वारा अगर शादी टालनी होती है, बच्चा को अभी शादी नहीं करना चाहता तो क्या बात कही जाती है कि देखिए अभी 2-3 महीने बाद पीएससी का एग्जाम है, ये हो जाए तो उसके बाद कर देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इनको टाला गया है ना। जब शादी नहीं करनी होती तो ऐसे बोलते बच्चा पढ़ रहा है, ये सारी चीजें की जाती है ना, वो चीजें यहाँ पर की गई। अब अकबर समझ चुका था कि महाराणा प्रताप नहीं मानने वाले, यानी कि अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले हैं। अब क्या हुआ कि आगे उसके द्वारा अब युद्ध की, यूं कहें कि पूरी युद्ध की रणनीति बनाई जाने लग गई। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मुगल साम्राज्य कहां तक विस्तृत था, तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये था मुगल साम्राज्य। शासक बनने के 10 साल बाद ही उसने आज के भारत से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। इधर देखेंगे आपकी लाहौर से लेकर बंगाल और नीचे दक्षिण के भी कुछ राज्य उसने जीत लिए थे। मेवाड़ क्यों जीतना चाहता था? प्रश्न ये आता है कि मेवाड़ में ऐसा क्या खास था। देखिए यह है दिल्ली, यह है राजपूताना और यहां है गुजरात। तो जो दिल्ली से गुजरात के बीच में जो कॉमर्स वाला एरिया था, जो व्यापार का मार्ग था, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये राजपूताना वाला क्षेत्र पड़ता था। और नीचे दक्षिण के राज्य जीतने के लिए भी कहीं ना कहीं ये मार्ग महत्वपूर्ण था। तो अब राज्यों को जीतना और उन पे स्थायित्व रखना दोनों अलग बात है। अगर वो नीचे के दक्षिण के राज्य अगर जीत भी लेता तो वहां पे स्थायित्व नहीं रख पाता, क्योंकि बीच में जो है राजपूताना था, यहाँ से आक्रमण देखने को मिलते। व्यापार भी वो अच्छे से नहीं कर पाता है ना, जो भी उससे कारवा वगैरह चलते थे, तो उसने राजपूताना पर अधिकार करना उचित समझा कि इसका अधिकार हो जाएगा, ये अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो मेरा व्यापार अच्छा होगा। और दूसरा ये कि एक वो भावना, इस्लाम का प्रचार प्रसार है ना, धर्मांतरण, बहुत सारी चीजें जो इतिहासकारों के द्वारा नहीं बताई जाती है। और ये कि पूरा भारत अधीनता स्वीकार कर चुका है, तो राजपूताना क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अधिकांश राजपूत शासक पे अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तो मेवाड़ कहीं ना कहीं उसको खींच रहा था। यहां से वो क्या करता है, दिल्ली से अगर राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर एक स्थान है अजमेर, ठीक है। अभी राजधानी उसकी फतेहपुर सीकरी, यहां से अजमेर पहुंचता है। यहाँ पर 20 दिनों तक इनकी जो है पूरी रणनीति बनती है और अंत में जो है सेनापति चुना जाता है मानसिंह को और उप सेनापति चुना जाता है आसफ खां को। इधर महाराणा प्रताप की भी रणनीति चल रही है, कहां पर लड़ना है, क्या है, क्या सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर इनके पास सेना बहुत कम है, लगभग 4000, और इधर ये सेना लेके आ रहे हैं लगभग 10 से 12,000। तो पूरी रणनीति बनती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं महाराणा प्रताप की सेनापति की, तो यहाँ पर एक अफगान व्यक्ति यहाँ इनका सेनापति था, उसका नाम था हकीम खान शूर। और उधर कौन है? हिंदू सेनापति। अब आप समझ सकते हैं कि क्या उस समय की स्थिति रही होगी। ये वो हल्दी घाटी है जहां पर युद्ध हुआ था, बहुत सकरी जगह है लेकिन 5 किलोमीटर लंबी है। यह जो है राजपूतों के लिए युद्ध लड़ने के लिए बहुत उचित थी, क्योंकि खुले मैदानों में उन्होंने कभी युद्ध नहीं किए थे, छापामार युद्ध ही लड़े थे अभी तक, और यह कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र उनके लिए अनुकूल था। तो यहाँ पर युद्ध की शुरुआत होती है। शुरुआत होने से पहले युद्ध व्यूह रचना आप समझेंगे क्या पृष्ठभूमि रही है इसकी। जैसे कि अगर मैं सेना की बात करूं तो यहाँ पर गोकुंदा नामक स्थान पे महाराणा प्रताप की सेना लगी हुई है, ठीक है। और इधर मांडलगढ़ से आगे खबनौर जो नामक स्थान है, यहाँ पर किसकी सेना लगी हुई है? अकबर की। और यहाँ पर उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मानसिंह। अब देखिए पूरी व्यूह रचना समझिएगा। ये है जैसे कि महाराणा प्रताप
तो इनके चारों तरफ सेना खड़ी रहेगी। ठीक है, चारों तरफ सेना रहेगी। आगे की जो मुख्य सेना थी इसे कहते थे हरावल सेना। ठीक है, हरावल सेना। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कृष्णदास चुड़ावत। और सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। पीछे एक भील व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था जिसे पुंजा भील कहा जाता है। ये पीछे वाली सेना में पुंजा भील को महाराणा प्रताप ने यह कहा था कि अगला राणा कौन बन सकता है? पुंजा बन सकता है, यानी कि एक सम्मान के रूप में। ऐसा नहीं कि उनको बनाया, अगले अमर सिंह बने, लेकिन यह है कि ये इस व्यक्ति ने इतना किया है इस देश के लिए। यहाँ पर हरावल सेना, इधर भी हरावल सेना, यहाँ मानसिंह। ठीक है, इनकी भी व्यूह रचना ऐसी की ऐसी थी। अब थोड़ा सा हरावल सेना के बारे में बता देता हूँ। हरावल सेना में कौन शामिल हो सकता था? जो चुड़ावत थे, उनको ये गौरव प्राप्त था। आगे चलकर जब अमर सिंह शासक बनता है तो अमर सिंह के समय पर शक्तावत भी थोड़े शक्तिशाली हो चुके थे। तो शक्तावतों और चुड़ावतों में कहीं ना कहीं झगड़े होने लग गए और वे अमर सिंह के पास पहुंचे कि अब हरावल सेना में चुड़ावत बहुत समय तक रहते आए हैं, तो अब हम शक्तावतों को ये गौरव प्राप्त होना चाहिए। अब अमर सिंह असमंजस में फंस गए थे, तो उनके द्वारा एक हल निकाला गया कि जो किला है राजस्थान में, उटाला का किला, यहाँ पर इस समय जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर का आधिपत्य हो चुका था, कि इस उटाला के किले को जो जीत लेगा, जो फतेह कर लेगा, जहांगीर से मुक्त करवा देगा, वो हरावल सेना में उसको गौरव प्राप्त होगा। तो दोनों पहुंच जाते हैं वहां पे। भैया आगे से शक्तावत, पीछे के रास्ते से चुड़ावत, दोनों दरवाजा तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं। अब जब चुड़ावतों को ये पता चलता है कि दरवाजा आगे का टूटने वाला है, हाथियों के द्वारा वे दरवाजे को तोड़ रहे हैं, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है कि एक चुड़ावत सैनिक अपनी गर्दन काट के अंदर फेंक देता है। सोचिए, देश के लिए मर मिटने को तैयार, सेना में आगे खड़े रहने के लिए इतना जुनून कि भैया नहीं, युद्ध में सबसे आगे हम, देश के लिए मरेंगे तो सबसे पहले हम, गर्दन काट के अंदर फेंक देता है। अमर सिंह कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं, कर रहे यार इतना देश प्रेम। तो चुड़ावतों को पुनः गौरव प्राप्त हो जाता है हरावल सेना में रहने का। शक्तावत पीछे, मतलब साइड में, उनको भी सेना में स्थान दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से जो चुड़ावत थे वो कहीं ना कहीं देश के लिए ज्यादा समर्पित थे। हालांकि ज्यादा कम का कुछ कह नहीं सकते हैं, सभी समर्पित थे, लेकिन एक शौर्य प्रेम आप देख सकते हैं। हकीम कानसूर की बात करूं, हकीम कानसूर एक अफगान व्यक्ति था। युद्ध की शुरुआत जब होती है सुबह 8 बजे, ठीक है, 18 जून, कहीं डेट आपको 21 जून मिलेगी, सुबह 8 बजे हकीम कानसूर एक बात बोलता है कि आज इस युद्ध के मैदान में मेरे हाथ से कोई तलवार नहीं छुड़ा सकता। और वास्तविक बात यही सिद्ध हुई। जब हकीम कानसूर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो महाराणा प्रताप उनके हाथ से तलवार निकालने जाते हैं कि अब इनको दफनाना है तो तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन तब भी वो व्यक्ति तलवार को छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी कि एक बात आपने सुनी होगी, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी करता है मां तुझे मैं कुछ और भी दूं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं उस समय के कि क्या गौरवपूर्ण इतिहास रहा है राजपूताना का। इधर सुबह 8 बजे युद्ध की शुरुआत होती है। इन मुगलों के साथ एक इतिहासकार आया था बदायूनी, आपने पढ़ा होगा बदायूनी को। बदायूनी ने पूरे युद्ध का घटनाक्रम लिखा है। इन कह सकते हैं कि बीच बीच में युद्ध भी लड़ रहा है और फिर अपने नोट्स भी बनाता जा रहा है। तो यहां पर सुबह 8 बजे युद्ध की शुरुआत हुई। बदायूनी लिखता है कि शुरुआत में जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो हम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ी। और भारी किस तरीके से पड़ी कि शुरुआत में जब युद्ध हुआ और ये जो हरावल सेना थी, हरावल सेना ने हमारी हरावल सेना पर आक्रमण किया और हमें लगभग 10 किलोमीटर पीछे धकेल दिया और मुगलों की सेना बनास नदी तक पहुंच गई। यानी कि 15 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है फैल चुकी थी मुगलों की सेना। तो कहीं ना कहीं शुरुआत का जो एक तरीके से यूं कह सकते हैं वो टर्निंग, यूं कह सकते हैं कि पहला जो पड़ाव था वो कौन जीत चुके थे? राजपूत जीत चुके थे। लेकिन यहां बीच में क्या होता है कि जो आसफ का होता है मुगल सेनापति, उसके द्वारा एक कहीं ना कहीं झूठी बात ये फैला दी जाती है और जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कि मुगल बादशाह अकबर आ रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। अब तो जो सेना हिल चुकी थी, जिनका शौर्य डगमगा चुका था, कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि अब तो हम हारने वाले हैं, मरने वाले हैं, क्योंकि यहां पर ये कह सकते हैं कि जो जान थी वो सस्ती हो चुकी थी, इज्जत महंगी हो चुकी थी। इसलिए वह सेना पुनः मैदान में लौटी और एक उत्साह का संचार उनके अंदर हो गया कि चलो अकबर आ रहे हैं तो अब हम जीत जाएंगे। कोई अकबर नहीं आया। यहाँ पे पता था कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर आएगा तो यहाँ पर पूरी मुगल सत्ता समाप्त होने वाली थी, कि मुगल वंश ही समाप्त हो जाता। लेकिन बाद में फिर से युद्ध शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं अब मुगल राजपूतों पे भारी पड़े।
यहां पर महाराणा प्रताप एक बात ये सोचते हैं कि यार अब तो है ना, अब मुझे जाना पड़ेगा बीच में। तो वो लगभग 15-20 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं और यहां पर रणनीति बनाते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इनके मुख्य सेनापति मान सिंह को मारा जाए, उसको ही निपटा दो, खेल खत्म। आपने अगर कुछ पंक्तियां सुनी होगी, अगर कभी सम्मेलन वगैरह आप सुनते हैं तो सुना होगा, और कभी आपने डॉक्टर कुमार विश्वास के मुंह से भी ये पंक्तियां सुनी होगी कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ये पंक्तियां आपने सुनी होगी, जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से एक भाव ही अलग उत्पन्न हो जाता है। तो महाराणा प्रताप एक योजना बनाते हैं कि मैं मानसिंह को ही निपटा देता हूं, और 15-20 सैनिकों के साथ वह मुगल सेना को तीतर बीतर करते हुए पहुंच जाते हैं मानसिंह के पास। यहां पर चेतक बहुत होशियार था। चेतक अपने दोनों पैर टिका देता है उस हाथी के ऊपर, और महाराणा प्रताप पूरी शक्ति के साथ भाला मार देते हैं किसको, मानसिंह को, लेकिन चुप जाते हैं। पूरा 10 सेकंड का घटनाक्रम रहा और यह कहीं ना कहीं रिस्क वाला मामला था। महाराणा प्रताप को पता था अगर मानसिंह नहीं मरा तो मैं घिर जाऊंगा। जब वो भाला मारते हैं तो ये जो महावत है, जो हाथी को कंट्रोल करता है, इसको चीरते हुए और मानसिंह के नजदीक से निकल जाता है भाला, यहां मानसिंह बच जाता है। अब इस 10 सेकंड के घटनाक्रम में क्या होता है कि जो मुगल सेना थी वो महाराणा प्रताप को घेर लेती है, और दूर खड़ा हुआ बिंदा झाला, जो कि महाराणा प्रताप की सेना में सैनिक था, यह देख रहा होता है। वो क्या करता है कि आके महाराणा प्रताप से उनका मुकुट छीनता है और बोलता है कि राणा जी अगर आप जीवित रहे तो युद्ध तो आगे भी लड़ लेंगे, आपका मुकुट मुझे दीजिए आप, और आप यहां से निकल जाइए, प्रार्थना करता है वो। तो इस तरीके से राणा बिंदा युद्ध के मैदान में लड़ता है और महाराणा प्रताप चेतक के साथ निकल जाते हैं। लेकिन कुछ मुगल सैनिक ये बात ध्यान में रखते हैं, ये चीजें सब देख रहे होते हैं, और वो चेतक के पीछे लग जाते हैं, और बीच में कीलें बिछाई हुई होती है मानसिंह के आसपास। तो यहां पर चेतक घायल हो जाता है। लेकिन चेतक को पता था कि अगर मैं आज नहीं भागा तो ये लोग मेरे मालिक को घेर लेंगे। मालिक यानी स्वामी महाराणा प्रताप। आगे 20 फीट लंबी चौड़ी एक खाई दिख रही थी, उसको पता है कि ये नहीं कूदी जा सकती है। लेकिन अगर मैं ये नहीं कूदा सॉरी, अगर मैं ये नहीं कूदा तो आज मेरे स्वामी की जान खतरे में आ सकती है। तो पूरा जोर लगा के वो 20 फुट जो चौड़ी खाई थी उसको पार कर जाता है, और जैसे ही वहां गिरता है तो वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। उस जगह का नाम है बलीचा, जहां वर्तमान में चेतक की समाधि बनी हुई है। आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन मुगल सैनिक इसको पार नहीं कर पाते हैं। उस दिन महाराणा प्रताप बहुत मायूस हुए, क्योंकि उनका प्रिय घोड़ा था चेतक, और चेतक यहाँ पर मर जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यूं कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जो मानसिंह था, मानसिंह अपनी सेना के साथ लौट जाते हैं, कहां पर, पुनः दिल्ली। जब मानसिंह दिल्ली पहुंचता है और यह कहता है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन अकबर उसका सम्मान नहीं करता है, उसको प्रतिबंधित कर देता है कुछ समय के लिए आने के लिए राज दरबार में। बदायूंनी लिखता है, बदायूंनी ने पूरा घटनाक्रम जो है निष्पक्ष तौर पर लिखा। उसने बोला कि महाराणा प्रताप वहां से युद्ध के मैदान से लौट चुके थे और चित्तौड़ के किले पर तो अधिकार हो चुका था, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं जीत सके। अकबर का उद्देश्य क्या था कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना। तो इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, निष्पक्ष तौर पर कह सकते हैं कि इस युद्ध में कोई नहीं जीता, क्योंकि जो उद्देश्य था अकबर का कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवानी है, वो हो ही नहीं पाया, यानी कि युद्ध नहीं जीता। 1576 में इस घटना के बाद लगभग 20 सालों तक, यानी कि मैं बात करूं 1597 तक, है ना, इस दौरान लगभग 20 सालों तक महाराणा प्रताप के द्वारा छापामार युद्ध नीति जो कि शिवाजी के द्वारा अपनाई गई थी, उस युद्ध नीति को अपनाकर 20 सालों तक आक्रमण किए गए मुगलों पर, है ना। यूं कह सकते हैं कि युद्ध निरंतर चलते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम यही हुआ कि यह कभी भी मुगल नहीं जीते थे, जो हमें भारतीय इतिहास में पढ़ाया जाता है। क्योंकि भारतीय इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, उन कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा गया है, अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने महान किसको बताया है, और हर बार, मतलब यूं कहें कि हर बार मुगलों को क्यों उन्होंने बताया कि ये जीते हैं, इनकी ये पूरा उनका शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत विरोधी इतिहास लिखा गया है। तो इन चीजों को आपको समझना है। महान किसको कहा जा सकता है, महाराणा प्रताप को महान क्यों कहेंगे, क्योंकि उन्होंने राजमहल से प्रेम नहीं किया कभी भी अन्य शासकों की तरह। उन्होंने जंगलों में रहना पसंद किया। यहाँ पर एक उनका दोस्त मदद करता है, भामा शाह, जो बहुत धनी व्यक्ति होता है। वो उन्हें हथियार पहुंचाता, बाद में उसने हथियार पहुंचाए
सेना संगठित करवाई। जो पुंजा नामक भील था, इसके द्वारा भीलों को संगठित किया गया। भीलों का एक अहम योगदान रहा है राजपूताना में, और लगभग 20 सालों तक वो आक्रमण करते रहे। अकबर कभी भी इनको अपने अधीन नहीं ला पाया। तो यूं कह सकते हैं कि इस युद्ध का परिणाम जो है अनिश्चित रहा। तो आज के युद्ध में हमने जाना है कि हल्दी घाटी का युद्ध क्या था, क्या इसकी कहानी थी। अगर आप चाहते हैं कि आगे सीक्वेंस में जो मध्यकाल से जो आक्रमण शुरुआत हुए हैं, जैसे कि शुरुआत हुई थी कहां से, तराइन से, अरबों के आक्रमण से, इन युद्धों को अगर आप क्रम में पढ़ना चाहते हैं इसी कहानी की तरह जो आज मैंने सुनाई आपको, इसी कहानी की तरह, तो आप कमेंट करिए कि हमें युद्ध सीरीज ऐसे ही चाहिए, तो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो का फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा आपको। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एक चीज और मैं आपके हित में बता देता हूं कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अपनी तैयारी को गति प्रदान कर दें। कौटिल्य एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है यूं कह सकते हैं कि नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हिंद।